कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि रात के अंधेरे में कुछ बुक्स ढूंढ रहा था और तभी उसके हाथ में एक काफी सुंदर सी बुक लग जाती है। उसके पीछे उसके दादाजी आके खड़े हो जाते हैं और उसे डांटना शुरू करते हैं कि तुम आखिर इतनी रात में यहाँ क्या ढूंढ रहे थे। बच्चा हड़बड़ाहट में कहने लगता है कि नहीं दादाजी, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा था। तब उसके दादाजी कहते हैं कि आखिर वो समय आ गया है जब अब तुम्हें सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। ये फैमिली एक गेट्स फैमिली है जिनके पास में सालों पुराने खजाने का राज था। यहाँ दादाजी अपने ग्रैंडसन को खजाने के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि आज से सालों पुराने यानी कि रोमन और पिरामिड के टाइम का खजाना हुआ करता था। उस खजाने को दफन होने के बाद में टेम्पल ऑफ सोलोमन के तहखाने में वापस से ढूंढा गया। जब ये खजाना लोगों को मिला तो उन्हें पता चला कि ये खजाना एक किंगडम के लिए भी काफी ज्यादा हो सकता है। तब वहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर उसे सेफ रखने के बारे में सोचा। यही लोग सामंत कहलाए गए। उसके 100 सालों के बाद में ये खजाना यूरोप लाया गया। बात उस समय की थी जब इंग्लैंड पूरे यूरोप और अमेरिका पे कब्जा कर रखा था, यानी कि वहाँ पे वॉर चल रही थी। तो इस खजाने को फिर से छुपा दिया गया और इस खजाने के बारे में किसी को पता न चले, इसलिए इसे काफी सारे क्लूज के साथ में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस खजाने के बारे में चार्ल्स कैरोल नाम के एक आदमी को पता होगा। कहानी अब 30 साल आगे आ चुकी थी, जहाँ पे बैन अब एक ट्रेजर हंटर बन चुका था। वो अपने दोस्तों के साथ में नॉर्थ आर्कटिक सर्कल पे पहुंचा हुआ था शार्लेट की खोज में। वहाँ पे अब सभी लोग मेटल डिटेक्टर से सर्च करने लगते हैं कि उन्हें बर्फ के नीचे किसी तरह का सुराग मिल जाए और तभी वहाँ पे बैन को शार्लेट मिल जाती है। सभी उस शिप के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे किसी तरीके का कोई खजाना नहीं था। सभी लोगों को वहाँ छोटे छोटे कंटेनर मिलते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बारूद भरा था। तब वहाँ पे बैन को एक ऐसा सिपाही मिलता है जो कि अपनी जान जोखिम में डाल के सिर्फ एक कंटेनर को पकड़े हुए मर गया था। जब उस कंटेनर को खोला गया तो उसमें एक बॉक्स मिलता है। अब बैन को उस बॉक्स के अंदर एक पाइप मिला और इसी के साथ में जब उस पाइप को पढ़ा गया तो उस पे काफी बारीक लाइंस लिखी थी। तभी वहाँ पे बैन ने अपना हाथ से खून निकाला और उस पाइप के ऊपर खून लगा दिया और उसे एक पेपर के ऊपर उतार दिया ताकि वो पढ़ सके कि आखिर इस पाइप पे लिखा क्या है। उस पाइप पे एक पहेली लिख रखी थी जो कि आगे का क्लू बताती है कि खजाना कहाँ हो सकता है। उस पहेली को सुलझाने के बाद ये पता चला कि आगे का अगला क्लू डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे है और ये एक मैप है। तब वहाँ पे बैन का एक दोस्त था इयान नाम का। वो कहता है कि क्यों ना हम उसे चुरा ले और उसके ऊपर अपना केमिकल टेस्ट करे। तब वहाँ पे बैन कहता है कि वो हमारे कंट्री की सबसे पुरानी धरोहर है और उसके ऊपर हमें कोई केमिकल टेस्ट कभी नहीं करने देगा। तब इयान के मन में लालच आ चुका था और वो कहता है कि मैं इसे चुरा भी सकता हूँ। बैन उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन तब तक इयान बैन के ऊपर गन तान चुका था। इयान वहाँ पे बैन को कहता है या तो तुम मेरी साइड में आके मुझसे मिल जाओ ताकि हम दोनों मिलके इसकी प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं तो तुम यहीं पे ही मारे जाओगे। तभी वहाँ पे बैन अपने हाथ से एक फ्लैश जला लेता है क्योंकि उनके हर तरफ बारूद ही बारूद था। वो कहता है कि अगर तुमने गोली चलाई तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से जला दूंगा। बैन को और उसके दोस्त राइली को वहीं पे छोड़ के इयान उस जगह से निकल जाता है और वहाँ पे आग भी लगा देता है, लेकिन बैन उस शिप के एक खुफिया रास्ते के नीचे छुप जाता है। उसके बाद में वो पूरा शिप बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ में उड़ जाता है। इयान को लगता है कि बैन और राइली यहीं पे ही मर गया है। अब बैन यहाँ पे अपने शहर पहुँच के सबसे पहले FBI के पास में पहुँचता है उन्हें वार्निंग देने के लिए कि घोषणा पत्र बहुत ही जल्द चोरी होने वाला है, लेकिन वो ये बात इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद में अब बैन पहुंच जाता है उसी म्यूजियम के अंदर जहां पे घोषणा पत्र रखा हुआ था। वो वहां की मैनेजर से जाके मिलता है जिनका नाम था डॉक्टर चेस और अब वहां पे बैन अपनी सारी बात बताने की कोशिश करता है। वो कहता है कि एक शार्लेट नाम का शिप है जहां पे काफी पुराना खजाना छुपा है और जिसका मैप हमें मिल सकता है घोषणा पत्र के पीछे। तब डॉक्टर चेस पूछती है कि क्या तुम मुझे वो शार्लेट का पाइप दिखा सकते हो। तो बैन कहता है कि वो तो मेरे पास नहीं है। तब चेस समझ जाती है कि ये लोग कोई ऐसे ही घूमते फिरते यहाँ पहुँच गए हैं और सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। तब बैन कहता है कि अगर इस घोषणा पत्र को सेफ रखना है तो इसे चुराना पड़ेगा। राइली और बैन बाहर आके सोचने लगते हैं कि कब हम इस घोषणा पत्र को चुरा सकते हैं। उनके पास में मैप्स भी थे। वो 2 से 3 आइडिया सोचते हैं। वो कहते हैं कि पुराने लेटर को सेफ रखने के लिए इसे हर थोड़े थोड़े टाइम के लिए केमिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तब ये दोनों फाइनल करते हैं कि एक यही तरीका है कि इसे हम उसी टाइम पे चुराएं जब ये केमिकल टेस्ट के लिए बेसमेंट में चला जाए।
अब राइली वहाँ पे म्यूजियम के सामने वाले सबवे के अंदर पहुँच के हैकिंग करने की कोशिश करता है और वो इसमें सक्सेसफुल हो जाता है। इधर दूसरी तरफ बेन एक गार्ड का फोटो आईडी कार्ड को हैक करने की कोशिश करता है। वो अपनी पिक्चर उस गार्ड के फोटो आईडी कार्ड पे लगा देता है ताकि वो म्यूजियम के अंदर जा सके। बेन के पास एक विंटेज कॉइन था, वही विंटेज कॉइन जो कि डॉक्टर चेस के पास नहीं था। बेन उस कॉइन को पूरी तरीके से केमिकल के अंदर कवर करके डॉक्टर चेस को गिफ्ट भेज देता है। उधर राइली म्यूजियम की एनिवर्सरी वाले दिन उस लेटर का टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि उस लेटर को फिर से ऑब्जर्वेशन के अंदर ले लिया जाए। यहाँ दूसरी तरफ इयान ने भी सेम यही प्लानिंग करी थी कि वो सीवेज के रास्ते से म्यूजियम तक पहुँच जाएंगे और कैमरे को हैक करके वो लोग भी इसी लेटर को चुरा लेंगे। बेन यहाँ पे गार्ड का आईडी कार्ड लेके म्यूजियम के अंदर पहुँच जाता है और उसके बाद में ड्रेस चेंज करके वो पार्टी के अंदर भी चला जाता है। वो डॉक्टर चेस से मिलता है और उन्हें एक ड्रिंक का ग्लास ऑफर करता है और उसके बाद में वो ड्रिंक का ग्लास फिर से अपने हाथ में काफी सावधानी से ले लेता है ताकि उसके फिंगरप्रिंट इधर उधर कहीं लग ना जाए। बेन एक प्लास्टिक के बैग के अंदर वो बॉटल डाल देता है ताकि डॉक्टर चेस के फिंगरप्रिंट विजिबल हो सके और अब बेन वो फिंगरप्रिंट अपने ही थंब पे ले लेता है। वहाँ से वो बेसमेंट के लिए निकलने लगता है। सबसे पहले थंब की मदद से लिफ्ट को ओपन करता है, लेकिन उस केमिकल टेस्टेड वाले रूम में जाना इतना आसान नहीं था। वो एक पैटर्न लॉक से बंद कर रखा था। इसी कारण बेन कीबोर्ड के ऊपर कुछ लाइट डालता है जिससे उसे डॉक्टर चेस के फिंगरप्रिंट मिलते हैं। वो राइली की मदद से सही पैटर्न को चूज करके इसका पासवर्ड हैक कर लेते हैं और उसके बाद में बेन पहुंच जाता है जहां पे घोषणा पत्र को बिल्कुल अच्छी तरीके से रखा गया था। वो उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो अभी पूरी तरीके से खुला नहीं था और उसी समय वहाँ पे राइली के कैमरे से एक्सेस हट जाता है। बेन सोचता है कि जब तक कोई यहाँ पहुँचे इससे पहले मैं इसे पूरा का पूरा अपने साथ ही ले चलता हूँ। वहाँ दूसरी तरफ अब इयान भी आ चुका था और वो बेन को देखते ही उसके ऊपर शूट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो घोषणा पत्र एक बुलेट प्रूफ फ्रेम के अंदर था। इसी कारण बेन वहाँ पे बच जाता है और लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लिफ्ट में जाने के बाद में बेन उसको फोल्ड करता है और अपने पास में रख लेता है। वो डॉक्टर चेस से नजरें बचा के वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे स्टोर कीपर उसे देख लेती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पे पेमेंट करना जरूरी है। तब बेन वहाँ पे एक कॉपी और ले लेता है घोषणा पत्र की। अब बेन ऑलमोस्ट उस जगह से निकलने ही वाला था कि तभी वहाँ पे म्यूजियम के अंदर पता चलता है कि घोषणा पत्र अभी यहाँ पे नहीं है। तब डॉक्टर चेज वहाँ पे बाकी लोगों से पूछती है कि क्या तुम लोग एक बार गेस्ट लिस्ट चेक कर सकते हो, और अब वो पहुँच जाती है बेन के पास में और बेन को कहती है कि तुम घोषणा पत्र को नहीं चुरा सकते हो। और तभी बेन वो घोषणा पत्र वापस से डॉक्टर चेज को दे देता है, लेकिन उसी टाइम पे इयान भी पहुंच जाता है और वो डॉक्टर चेस के साथ में ही वो घोषणा पत्र चुरा लेता है। बेन डॉक्टर चेस को बचाने की पूरी कोशिश करता है और आखिरकार वो डॉक्टर चेस को तो बचा लेता है, लेकिन उसके हाथ से वो घोषणा पत्र निकल जाता है जो कि अब इयान के हाथ में था। अब बेन डॉक्टर चेस को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने आप लोगों को पहले ही वार्निंग दी थी कि ये चोरी आज नहीं तो कल होने ही वाली थी। मैं इन लोगों से बचाने के लिए ही घोषणा पत्र को चुराने वाला था। तब डॉक्टर चेस कहती है कि लेकिन वो तो अब मेरे हाथ से जा चुका है। लेकिन तब बेन कहता है कि मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। इयान के पास जो कॉपी है वो एक डुप्लीकेट कॉपी है, बल्कि ओरिजिनल कॉपी मेरे पास में ही है। तब डॉक्टर चेस बेन को मना करती है कि मैं तुम्हें इस पे केमिकल टेस्ट नहीं करने दूंगी। तब राइली कहता है कि इसके लिए हम हमारे घर पे जा सकते हैं जहाँ पे हमने पूरी तैयारी कर रखी है। तब बेन कहता है कि मैंने वहाँ म्यूजियम में पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया था, तो वहाँ हम नहीं जा सकते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है म्यूजियम के अंदर, जहाँ पे सभी लोग ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि पिछले दिनों के अंदर इस घोषणा पत्र को चोरी होने की वार्निंग आखिर किस किस ने दी थी। तब FBI का एक एजेंट आके बोलता है कि आज से 7 दिन पहले कोई आदमी आया था, उसने मुझे बोला भी था लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। और अब वो लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे फायरिंग भी हुई है। वो देखते हैं कि कोई घायल नहीं हुआ है इसके अंदर, तो आखिर कौन किसके ऊपर फायरिंग कर रहा था। FBI वाले वहाँ पे गेस्ट लिस्ट का पता लगा लेते हैं कि कौन कौन इस पार्टी के अंदर इनवाइटेड था। तब वहाँ पे बेन ही एक ऑड पर्सन मिलता है। अब बेन अपने घर तो नहीं जा सकता था, इसलिए वो सबसे पहले अपने फादर के घर पे पहुंचता है। बेन को पता था कि उसके फादर के पास में साइलेंस टू गुड के लेटर्स मिल जाएंगे। इधर इयान ने भी इस पहेली को सुलझा लिया था। बेन के फादर बेन को कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे खजाने की बात तो करने के लिए नहीं आए हो, क्योंकि हमारी पिछली 6 पीढ़ियाँ इसी खजाने को ढूंढते हुए मर गई है और किसी को भी खजाना नहीं मिला है। तब बेन कहता है कि डैड, मैंने शार्लेट का पता लगा लिया है। तो उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें खजाना भी मिल गया है। तो वो कहता है कि नहीं, उसमें एक मुझे सुराग मिला है जो कि शार्लेट डुगुड्स के लेटर हैं, आप मुझे वो लेटर्स दीजिए। वहाँ बेन के फादर कहते हैं कि ये लेटर्स मैं बहुत समय पहले ही फिलाडेल्फिया के फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट को दान कर चुका हूँ।
अब बेन के पास कोई दूसरा तरीका नहीं था उस मैप को ढूंढने के लिए, इसलिए वो घोषणा पत्र को पलटते हैं और उसके ऊपर लेमन के जूस से टेस्ट करने लगते हैं। वो शुरुआत उस लेटर के कॉर्नर से करते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें कुछ विजिबल नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पे बेन के फादर कहते हैं कि इसे हीट की जरूरत है, और जैसे ही उस लेटर को हीट दी जाती है तो वहाँ पे वर्ड्स विजिबल होना शुरू कर देते हैं। अब इसकी मदद से ये लोग पूरी कोडिंग लिख लेते हैं और तब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे साइलेंस टू गुड के जो लेटर्स हैं उसके अंदर पेज नंबर, लाइन नंबर और वर्ड्स लिखे हैं। इसी के बाद हमें आगे का क्लू मिलेगा। FBI जब तक बेन के फादर के घर पहुंचती है तब तक बेन वहां से निकल चुका था। ये सभी लोग अब पहुंच चुके थे फिलाडेल्फिया के म्यूजियम के अंदर, जहां पे साइलेंस टू गुड के लेटर्स लिखे हुए थे। वो एक छोटे बच्चे को भेजते हैं ये सारे लेटर्स नोट करने के लिए, लेकिन वहां पे इयान भी पहुंच चुका था और वो उस बच्चे को नोटिस कर लेता है कि ये बच्चा कुछ लेटर्स नोट करके किसी को दे रहा है। अब जब आखिरी वर्ड राइली यहाँ पे मैच कर रहा था तभी उसे वो लास्ट वर्ड एक पोस्टर पे लिखा हुआ दिख गया और वो वहाँ से चला जाता है जब तक इयान वहाँ पे पहुँचता है। अब राइली वो सारी चीजें बेन को बताता है कि उसने जो कोडिंग पढ़ी थी उसके अंदर कोई लिबर्टी बेल के बारे में बताया गया था। उन्हें अब ये पता चल चुका था कि लिबर्टी बेल की परछाई जहाँ पे पड़ती है वहीं से हमें आगे का क्लू मिलेगा, लेकिन तब वो सोचते हैं कि आखिर हमें किस टाइम पे परछाई देखनी है। तो वो $100 के नोट पे फिर से ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या टाइम उस पे लिखा है। तब जाके उन्हें 2:22 का टाइम समझ में आता है। इधर इयान ने उस बच्चे को कुछ पैसे देके उससे आखिरी वर्ड पूछवा लिया था। इयान ने जब उस वर्ड को सर्च किया तो उसे भी लिबर्टी बेल के बारे में पता चल चुका था। बेन यहाँ पे डॉक्टर चेज और राइली को कहता है कि मैं वहाँ जाके ये देखता हूँ तो मुझे नीचे मिलो। जहाँ लिबर्टी बेल की परछाई पड़ रही थी वो एक ब्रिक के ऊपर पड़ रही थी और उसी ब्रिक पे एक छोटा सा निशान भी बना हुआ था। बेन उस ब्रिक को बाहर निकालता है तो उसमें से एक ग्लास मिलता है। ये ग्लास कोई मामूली ग्लासेस नहीं थे, बल्कि इन ग्लासेस से उस मैप को पढ़ा जा सकता था। अब जब बेन घोषणा पत्र के ऊपर फिर से वो ग्लास पहन के नजर डालता है तो उसे पता चलता है कि इसके ऊपर और भी कुछ नए वर्ड्स लिखे हुए हैं, यानी कि इसके ऊपर लिखा हुआ था हियर एट द वॉल। इन तीनों के पीछे इयान के सारे लोग पड़े हुए थे। बेन वहाँ पे इयान के लोगों को चकमा दे देता है और उन्हें खाली बॉक्स पकड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर चेज के पास में असली घोषणा पत्र था जो कि अब इयान के हाथ में लग चुका था। अब जब ये तीनों वापस अपनी कार की तरफ मिलने के लिए पहुंचते हैं कि तभी वहाँ पे बेन के पास में FBI पहुंच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। बेन यहाँ पे FBI को फिर से समझाने की कोशिश करता है कि मैंने आप लोगों को पहले ही आगाह किया था कि ये घोषणा पत्र चोरी होने वाला है, लेकिन आप लोगों ने ही मेरी बात नहीं मानी थी। तब FBI के एजेंट्स बेन को कहते हैं कि तुम ये सारी मनगढ़ंत कहानी बताओगे कि तुम्हें ट्रेजर मिलने वाला है और हम तुम्हारी बात मान लेंगे। कि तभी वहाँ पे बेन के पास में एक कॉल आता है और ये कॉल और किसी का नहीं बल्कि इयान का ही होता है। वो खुद कॉल पे कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्त प्यारे हैं तो तुम यहाँ पे आके मुझे नेक्स्ट क्लू बताओ। तब वहाँ पे बेन उसे बताता है कि उस मैप के ऊपर हियर एट द वॉल लिखा हुआ था, जिसका मतलब है वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट को काफी समय पहले द हियर कहा गया था और द हियर अभी लिखा हुआ है ब्रॉडवे पे, यानी कि अभी जो इस स्ट्रीट का नाम है वो है वॉल स्ट्रीट ब्रॉडवे। तब इयान कहता है कि तुम अभी भी मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। तब बेन उसे ना चाहकर भी बताता है कि यहाँ पे एक ट्राइनिटी चर्च हुआ करता था जिसका साइन हमने पहले भी देख रखा था। हो सकता है कि खजाना इसी चर्च के नीचे दबा हुआ हो। तब इयान अपने साथ में ही बेन को उस चर्च के अंदर ले जाता है। बेन इसके आगे जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसी टाइम पे इयान अब वहाँ पे डॉक्टर चेज और राइली को भी ले आता है। इस कारण बेन को फिर से इयान की मदद करनी पड़ती है। अब वो दोनों मिलकर घोषणा पत्र के ऊपर बने मैप को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसके ऊपर लिखा था पार्किनाटोन, यानी कि पार्किनाटोन के नीचे ही ये सारा का सारा खजाना दबा हुआ है। अब ये सभी लोग मिलके बेसमेंट में जाते हैं। तब वहाँ उन्हें पार्किनाटोन की कब्र मिलती है। इयान बिना कुछ सोचे समझे उस कब्र को खुदवा देता है और तब वहाँ पता चलता है कि यहाँ से नीचे जाने का भी कोई रास्ता है। अब सभी लोग इस चर्च के बेसमेंट में पहुँच चुके थे, जहाँ पे हर तरफ वुडन की ही सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ये लोग कुछ आगे जाते हैं कि तभी वहाँ पे इयान के एक साथी का पैर उस वुडन की सीढ़ी में फंस जाता है और वो सीधा नीचे आके गिर जाता है और उसके बाद में सारी की सारी वुडन स्टेयर झूलने लगती है हवा के अंदर। बेन के फादर इयान और उनका एक साथी एक दूसरे हिस्से में पहुँच जाते हैं। वहीं पे बेन और डॉक्टर चेज हवा के अंदर झूल रहे थे। राइली उन दोनों की मदद भी करता है और उसी समय बेन वहाँ पे एक मुसीबत में फंस जाता है। उसने एक हाथ से डॉक्टर चेज को पकड़ रखा था, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ घोषणा पत्र हवा के अंदर गिरने वाला था। तभी वो डॉक्टर चेज को हवा में छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता था कि नीचे वुडन का जो पट्टा झूल रहा है वो उस पे गिर के बच जाएगी, लेकिन अगर एक बार घोषणा पत्र हाथ से चला गया तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। अब वो सभी एक लकड़ी के लिफ्ट पे आ जाते हैं
और एक कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब राइली यहाँ पे पूछता है कि खजाना कहाँ है, तो बेन कहता है कि मुझे यहीं तक मालूम था, जो सारी क्लूज आते हैं वो यहीं पे आके खत्म हो जाते हैं। इसके आगे खजाना मिलना चाहिए था लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। तब यान कहता है कि या तो तुम मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें गन से उड़ा दूंगा। और यान वहाँ से जाने लगता है इन चारों को यहीं पे छोड़कर। तो बेन के फादर वहाँ पे बोलना स्टार्ट करते हैं। वो बताते हैं कि आखिरी क्लू लालटेन है। जब अंग्रेज यहाँ पे आने लगते थे तो यहाँ पे लालटेन जलाई जाती थी। पानी के रास्ते से अगर अंग्रेज पहुँचते थे तो 2 लालटेन लगाई जाती थी, और जमीन के रास्ते से आते थे तो 1 लालटेन चलाई जाती थी। और अब जो इसका नेक्स्ट क्लू है वो है बॉस्टन का। बॉस्टन के ओल्ड नॉर्थ चर्च के अंदर जमीन के रास्ते में ही ये लालटेन आखिरी बार देखी गई थी। और तब बेन के फादर कहते हैं कि अब तो हमें तुम्हारे साथ लेकर जाओ। तो यान यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ कभी नहीं लेके जाऊंगा। तो बेन कहता है कि हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। तो यान कहता है कि मुझे पता है फिर कि तुम लोगों को कहाँ ढूंढना है। यान अब सभी लोगों को यहीं छोड़कर चला जाता है। वहाँ दूसरी तरफ राइली और डॉक्टर चेस काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं कि आखिर हम यहाँ कहाँ फंस चुके हैं। तब बेन कहता है कि अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो जरूर खजाने तक पहुँचने का रास्ता हो सकता है। और उसी के बाद में बेन को एक एंशिएंट बटन दिख जाता है जिसके पास में वॉल में एक शेप का निशान भी था। बेन के पास जो शार्लेट का पाइप था वो अब उसी निशान के अंदर इसे लगा देता है और एक बटन को प्रेस करता है कि तभी वहाँ पे एक वॉल खसक जाती है। और उसके बाद में बेन और उसके फादर मिलके उस वॉल को पूरी तरीके से हटा देते हैं। और अब वो जिस कमरे में पहुंचते हैं वहाँ हर तरफ पुराने से पुराना डॉक्यूमेंट और इतने पुराने ज़माने का खजाना उन्हें मिलता है जिसके बारे में उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। ये खजाना उन्हीं सामंतों का था जिसे एक टाइम में रोमन और पिरामिड्स के लोगों ने चुराया था। और उसके बाद में वहाँ भी उन्हें बारूद मिलता है और इसी बारूद के अंदर बेन अब थोड़ी सी आग लगाता है और वो पूरी जगह जगमगाने लगती है। ये सभी लोग उस सोने को देखते हैं जो कि एक पूरा का पूरा शहर कवर कर सकता है, इतना ज़्यादा सोना। राइली वहाँ पे बाहर का रास्ता मिलने पे रोने भी लग जाता है। अब जब वो लोग बाहर निकल चुके थे तो उनका वेलकम करने के लिए पहले से ही वहाँ FBI भी मौजूद थी। FBI कहती है कि अब तुम लोगों ने जो किया है उसके बदले तुम्हें गिरफ्तार तो होना पड़ेगा। तो बेन कहता है कि अगर आप हमसे 100 अरब डॉलर ले तो बात कैसी रहेगी। तो वहाँ FBI के एजेंट्स कहते हैं कि इसका मतलब है तुमने खजाने को ढूंढ लिया है। तब बेन कहता है कि वो बिल्कुल आपके पैरों के नीचे ही है। तब वो FBI का एजेंट कहता है कि बताओ आखिर इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। तो बेन कहता है कि इस ट्रेजर हंटिंग की खोज के लिए गेट्स खानदान के लोगों का नाम दिया जाए और उसमें साथी के नाम पे राइली का नाम दिया जाए। तो FBI का एजेंट कहता है कि किसी न किसी को तो गिरफ्तार होना पड़ेगा क्योंकि घोषणा पत्र जो चोरी हुआ है। तब वहाँ पे बेन उन लोगों को ले चलता है यान के पास में जो कि बॉस्टन के चर्च के अंदर खजाने को खोजने की कोशिश कर रहा था और उसे वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि बेन और डॉक्टर चेस राइली के साथ में एक बहुत बड़े गार्डन में घूम रहे थे और राइली उन दोनों से शिकायत कर रहा था कि जब हमें इस खजाने का 10% मिल रहा था तो क्यों तुम लोगों ने 1% लेने के लिए कहा, और देखो मुझे सिर्फ आधा % मिला है। तो बेन कहता है कि अगली बार जो भी खजाना मिलेगा उसमें ट्रेजर हंटर्स को कितना % मिलेगा इसका फैसला तुम ही कर लेना। और तब हमें पता चलता है कि इन लोगों के पास में काफ़ी ज़्यादा पैसा आ चुका था क्योंकि राइली के पास में एक बहुत महंगी कार थी और बेन और डॉक्टर चेस एक बहुत बड़े बंगलों के अंदर रह रहे थे। और इसी के साथ में दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। तो आप सभी लोगों को कैसी लगी है नेशनल ट्रेजर की कहानी, आप सभी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा।